हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों 2100 प्रश्न अपन कर रहे थे। 2100 प्रश्नों में से बहुत सा सफर अपन ने तय किया था और आज जो चलेंगे अपन 1350 तक के प्रश्न पहले कर दिए थे। 1350 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। 1350 से आज अपन स्टार्ट करेंगे 1351 से लेकर के 1400 तक के प्रश्न भाई, है ना। 1350 1351 से लेकर के 1400 तक के प्रश्न जो हैं जो आज अपने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। धीरे धीरे पास जा रहे हैं, बहुत जल्दी जो है ना आपके 2100 प्रश्न कंप्लीट हो जाने वाले हैं, पता ही नहीं चलेगा। और 2100 प्रश्न क्या हो जाएंगे आपके, पूरे हो जाएंगे। और अब तो मुझे भी लग रहा होगा ना, जैसा आशा है मुझे कि अब आपको प्रश्न पहचान में इतनी दिक्कत नहीं होगी, अब आराम से उत्तर पहचान रहे होंगे। क्योंकि 1200-1500 प्रश्न कम नहीं होते दोस्तों। एक सब्जेक्ट के 1500-2000 की यदि आप 2100 प्रश्नों की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो इजीली सिलेक्शन हो जाता है। वैसे भी 2100 प्रश्न किसी सब्जेक्ट के कम नहीं होते हैं। तो 1400 प्रश्न आज तक हो जाएंगे अपने। और थ्योरी की क्लासेस साथ साथ में आ ही रही है, आप देख ही रहे होंगे। 2 या 3 क्लासेस में प्रतिदिन की डाल रहा हूँ। शिक्षण वीडियो की भी मैंने क्लासेस अलग अलग डालने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे आपके पास में पहुँच ही रही है। मतलब आपने तैयारी को और थोड़ी अच्छी बना के रखी है और साथ साथ में देखते रहिए। और ये रहा आज का अपना पहला प्रश्न। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है। पहले देखिए, नैदानिक परख का मतलब क्या होता है, निदान। निदान का मतलब निदान वाला परख, जिसमें बालकों की समस्या का पता लगाया जाता है। निदान किसको कहते हैं, जिसमें बालकों की समस्या का पता लगाया जाता है। ये कह रहा है नैदानिक परख में मालूम किया जाता है। नैदानिक निदान करने के लिए जो आप परीक्षा ले रहे हो, बालकों की समस्या लगाने के लिए जो परीक्षा ले रहे हो, उसके द्वारा क्या मालूम किया जा सकता है। छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणित की पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की रुचि का न होना या छात्रों के लिए कठिन न होना। ये कह रहा है नैदानिक परख यदि आपको लेना है, निदानात्मक परीक्षण यदि लेना है, बालक की समस्या का आपको पता लगाना है, तो इनमें से किसका पता लगाओगे आप। सबसे पहले छात्रों के लिए कठिन न होना। भाई नैदानिक परीक्षण छात्रों के लिए कठिन होगा तभी तो समस्याओं का पता लगेगा। छात्रों की रुचि का ना होना, यह भी नहीं हो सकता दोस्तों। छात्रों की गणित की पृष्ठभूमि का अभाव, ये गणित की पृष्ठभूमि की बात यहाँ पे कहाँ आ रही है, समस्या का पता लगाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन काट दो, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो आपका जो सही उत्तर जा रहा है वो क्या जा रहा है भाई, ए जा रहा है। ये सही है भाई। छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। भाई नैदानिक परख में क्या मालूम करते हो, ये तो पता लगाते हैं भाई छात्रों के लिए किस किस क्षेत्र में कठिनाई है, बालक कहाँ कहाँ नहीं समझ पा रहा है। दूसरा कि बालक कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा है, विशेष प्रकार की त्रुटियां कहाँ पे कर रहा है, विशेष प्रकार की गलती कहाँ पे कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को तो अपन पता लगाते हैं। तो इसके हिसाब से यदि अपन देखें तो अपना जो सही उत्तर निकल जाएगा भाई, क्या निकल जाएगा, ए सही उत्तर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है अभिवृत्ति एवं अभिरुचियां मनुष्य की जिस वृत्ति का उपांग है वह है। कि अभिवृत्ति और अभिरुचियां मनुष्य के जिस वृत्ति का उपांग है। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, पहले इनके सिंपल अर्थ निकालो भाई। अभिवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया, किसी के प्रति आपकी सोच, या आप क्या कह सकते हो उसके प्रति आपका विचार, उसे हम क्या कह देंगे, अभिवृत्ति कह देंगे। फिर ये कह रहा है अभिवृत्ति और अभिरुचियां, जिसको जनरली भाषा में हम लोग रुचि कहते हैं, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में अभिरुचि कहते हैं। ये कह रहा है ये दोनों जो है मनुष्य, ये दोनों जो है अभिवृत्ति और अभिरुचि, ये मनुष्य की जिस वृत्ति का उपांग है। ये किस वृत्ति का उपांग है, ये वृत्तियां दे रखी है चार, ये किसका अंग है, इनमें से इन चारों में से किसका अंग है, ये अभिवृत्ति और अभिरुचियों का पता लगाना। ये कह रहा है ज्ञानात्मक, भावात्मक, अवधारात्मक या क्रियात्मक। दोस्तों बात किसकी हो रही है, आपके किसी के प्रति विचार कैसे हैं और आपका इंटरेस्ट किस में है। ये दोनों के दोनों भाव पक्ष है दोस्तों। क्योंकि विचार जो आते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, विचार को हम क्या कहते हैं, भाव भी कहते हैं। रुचि जो होती है ये भी आपके भाव पक्ष से जुड़े हुए हैं। मतलब ये अभिवृत्ति और अभिरुचियां ज्ञानात्मक पक्ष से कैसे जुड़े हुए होंगे। ये कह रहा है किस उपांग के हैं, ये उद्देश्य नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, जिस वृत्ति का उपांग है। अब ज्ञानात्मक का उपांग तो कैसे होगा, है ना, भावात्मक ही होगा। भावात्मक में बालक आपका किसी के प्रति आपका विचार कैसा है, किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, इसका पता किसके द्वारा लगेगा, तो दोस्तों भावात्मक क्रिया के द्वारा। फिर कह रहा है दूसरी बात कर रहा है अभिरुचि की बात कर रहा है, तो रुचि भी किससे जुड़ी हुई है, आपके भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। अवधारात्मक और क्रियात्मक पक्ष से दोनों जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा भाई, क्या निकल जाएगा, भावात्मक पक्ष। अभिवृत्ति एवं अभिरुचि मनुष्य के जिस वृत्ति का उपांग है वह है भावात्मक उपांग दोस्तों।
बी जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से क्या माना जाता है, ये कह रहा है। निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। निबंधात्मक मतलब निबंधात्मक प्रश्न कौन से होंगे आपके, खुले अंत वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न होंगे भाई, खुले अंत वाले प्रश्न, जहां पे आप खुल करके अपने भावों की अभिव्यक्ति दे सकते हो, वह प्रश्न कौन से कहलाएंगे आपके, निबंधात्मक प्रश्न। ये कह रहा है निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से क्या माना जाता है, मूल्यांकन की नजर में निबंधात्मक प्रश्न क्या है, एक प्रकार का उत्तम परीक्षण है, या एक प्रकार का वैकल्पिक परीक्षण है, या विषय वस्तु का परीक्षण है, या अनिवार्य रूप से बुरे ही है। तो दोस्तों मूल्यांकन की दृष्टि से अपन देखें ना दोस्तों, तो मूल्यांकन की दृष्टि से निबंधात्मक प्रश्नों की कोई कीमत नहीं है, निबंधात्मक प्रश्नों की कोई वैल्यू नहीं है। भले ये मूल्यांकन का भाग माना जाता है, लेकिन मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो ये मूल्यांकन सबसे खराब माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, सबसे खराब माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रहती, एक समान उत्तर नहीं आता दोस्तों। दूसरा, इसके अंदर भेदभाव भी हो सकता है ना, भेदभाव की संभावना रहती है, पक्षपात की संभावनाएं रहती हैं। तो मूल्यांकन की दृष्टि से यदि आप इस चीज़ को देखना चाहोगे, तो मूल्यांकन की दृष्टि से यदि इस चीज़ को देखोगे तो न तो उत्तम परीक्षण है, न उत्तम परीक्षण। मूल्यांकन की दृष्टि से उत्तम परीक्षण जो है ना, आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षण को माना जाता है। वैकल्पिक परीक्षण भी नहीं है दोस्तों। वैकल्पिक थोड़ी है कि जब वस्तुनिष्ठ नहीं होगी तो ये ले लेंगे, ये भी नहीं है। विषय वस्तु परीक्षण भले हो सकता है, विषय वस्तु का परीक्षण इसके द्वारा ले सकता है, लेकिन ये मूल्यांकन की दृष्टि से पूछ रहा है कि मूल्यांकन की नज़र में निबंधात्मक प्रश्न क्या है। तो मूल्यांकन की नज़र में ये निबंधात्मक प्रश्न अनिवार्य रूप से बुरे ही हैं। मूल्यांकन कदापि ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं करता कि जिसके अंदर पक्षपात की संभावना हो, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठता नहीं हो, जिसका उत्तर एक नहीं हो, जहाँ पे नंबर देने के लिए अध्यापक को 10 बार सोचना पड़े। ये अनिवार्य बुरे ही है। मूल्यांकन की दृष्टि में निबंधात्मक को क्या माना गया भाई, एक प्रकार की अनिवार्य बुराई मानी गई है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा भाई, क्या निकल जाएगा, डी आपका उत्तर सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए तो वह है वैध नहीं होता, व्यापक नहीं होता, विश्वसनीय नहीं होता, या वस्तुनिष्ठ नहीं होता। यह क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए, सभी जो छात्र हैं एक का उत्तर क्या दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो क्या वह वस्तुनिष्ठ नहीं है, या क्या वह विश्वसनीय नहीं है, या व्यापक नहीं है, या फिर वैध नहीं है। ये पूछ रहा है भाई। एक प्रश्न दिया, मान लो कोई भी एक प्रश्न का आपने उत्तर लिखा, ये बालक हैं, सभी बालकों ने इसका उत्तर क्या दे दिया, सही दे दिया, इसका उत्तर गलत दिया ही नहीं है, सभी बालकों ने इसका उत्तर सही दे दिया। तो ये दे दिया जाए तो वह क्या होगा, क्या वह वैध नहीं होगा, क्या वो व्यापक नहीं होता है, क्या वो विश्वसनीय नहीं होता है, या वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। दोस्तों पहले वैध की बात समझते, पहले वस्तुनिष्ठ की बात समझे। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही परीक्षण को एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा जचाया जाए और उसमें कोई नंबर चेंजेस नहीं आए तो उसे हम वस्तुनिष्ठ कहेंगे। इसके हिसाब से तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। विश्वसनीयता की यदि बात करें, यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए तो वो विश्वसनीय होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी संभावनाएं बनती है दोस्तों। व्यापक नहीं होता, व्यापक की तो संभावना ही नहीं बनती, कि व्यापक का मतलब होता है गहराई से देना, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न था। यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए तो व्यापकता नहीं होगी, ये व्यापकता की भी यहाँ पे संभावना बनती है। वैधता की तो कोई संभावना नहीं बनती। वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने मूल्यांकन बनाया है उसी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका वैध कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा ना, देखो और कंफ्यूजन आएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने तब घबरा जाओगे। यहाँ पे जो सही देखो, विश्वसनीयता का मतलब हो गया कि उसी परख को एक से अधिक उसी अध्यापक द्वारा बार बार जांचा जा रहा है, नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, वह विश्वसनीय हो जाएगा। व्यापकता का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश। अब ये कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों, अब सभी बालकों ने एक ही उत्तर दे दिया, मतलब एक जैसा उत्तर दे दिया, और ये कह रहा है कि वैध नहीं होगा, 100% वैध नहीं होगा। वैध का मतलब क्या होगा भाई, जिस उद्देश्य के लिए आपने मूल्यांकन का निर्माण किया है उसी उद्देश्य की पूर्ति कर दो। अब आपने उद्देश्य की पूर्ति तो की कि नहीं की, आपका मूल्यांकन का है भाई बालकों का विभेद करना, यह भी आपका उद्देश्य है कि नहीं मूल्यांकन लेने के पीछे, कि कौन सा प्रतिभाशाली और कौन सा प्रतिभाशाली नहीं है। जब सारे बच्चों ने उत्तर एक जैसा दे दिया तो यह वैध कैसे होगा, यह 100% वैध नहीं होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बहुत सोच समझ करके उत्तर देना, जहां आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों, ए आपका सही उत्तर होगा, ये वैध नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वैध होता तो सारे बालक एक जैसा उत्तर नहीं देते, क्योंकि उद्देश्य का निर्माण क्या किया है, अपने बालकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। जब ये मूल्यांकन अलग अलग कैटेगरी में बांट ही नहीं रहा है, क्योंकि सारे बच्चों ने एक जैसा उत्तर दे दिया है, सभी प्रश्न पत्र का उत्तर
सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाए, वैध नहीं है ये मूल्यांकन, क्योंकि सही नहीं हो सकता। कैटेगरी में तो बांट ही नहीं रहा है, वैध कर ही नहीं पाओगे आप, तो ये वैध नहीं कहलाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। वही निदानात्मक परीक्षा जिसको अपन निदानात्मक परीक्षण कह रहे हैं, नैदानिक परीक्षण कह रहे हैं। तो ये कह रहा है निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। क्या संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न लिए जाते हैं, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम में से ले जाएंगे, किसी एक प्रकरण से लिए जाएंगे, प्रकरण की विषय वस्तु की किसी एक विशेष भाग से लिए जाएंगे। ये आपको क्या करना है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। यदि आप किसी बच्चों की समस्या का पता लगाना चाहते हो, नैदानिक परीक्षण लिया जा रहे हो, तो नैदानिक परीक्षण कैसे लोगे भाई? किसी संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम से लोगे, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से? अरे पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से तो क्यों लेंगे, पता ही नहीं। किसी एक प्रकरण से लेंगे? नहीं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से नहीं लेंगे भाई। प्रकरण की विषय वस्तु की किसी एक विशेष भाग से लेंगे दोस्तों। प्रकरण की विषय वस्तु जो आपने पढ़ी है उसका विशेष भाग जिसमें बालक समस्या आ सकती है, उसी का तो आपको टेस्ट करना है दोस्तों। तो जिसका आपको टेस्ट करना है, जिसका आपको समस्या का पता लगाना है, उसी का तो आप परीक्षण लोगे ना। तो यहाँ पे होगा भाई विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से आप प्रश्नों को चयन करोगे, ना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से चयन करोगे दोस्तों। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा। क्योंकि जो बालकों को समझ में नहीं आ रहा ना, उसी का तो हम निदानिक परीक्षण, जिसमें आपको डाउट चलेगा कि ये बच्चे नहीं समझ रहे, उसी का तो आप नैदानिक परीक्षण लोगे ना। जो समझ गए उसका नैदानिक परीक्षण थोड़ी लोगे। तो प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग का जिसमें बालकों को समस्याएं हो रही है, उस टाइप के प्रश्न हम नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत जोड़ देंगे। तो सही उत्तर जो आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी सही उत्तर आ जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, गणित की कक्षा में प्राय कई बालक बार बार गणित विषय के पदों को समझाने पर भी नहीं समझ पाते, इसका कारण हो सकता है। यदि आप गणित पढ़ा रहे हो, बालकों को बार बार गणित पढ़ा रहे हो और बार बार गणित पढ़ाने के बाद भी ये बालक है, कक्षा के प्राय बालक, कई बालक, अधिकतर बालक है ना, बार बार पढ़ाने के बाद में भी गणित को नहीं समझ पा रहे, गणित को कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाने के पीछे बालकों का क्या कारण हो सकता है? वातावरण का प्रभाव, व्यक्तिगत कारण, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि छात्रों के स्तर के अनुकूल न हो, या उपयुक्त सभी। सी पे सबका ध्यान जा रहा होगा क्योंकि लाइन भी बड़ी है और पावर जो है वो भी इसका बहुत भारी है। नहीं है दोस्तों, हर ऑप्शन के अंदर उपयुक्त सभी गलत हो, यह सही नहीं है। क्या वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्या? कई बालक अगर गणित नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है कि पहले के समय में गणित का जो अध्यापक रहा ही नहीं हो, बालकों ने गणित सही से ढंग से पढ़ी नहीं हो, या गणित पढ़ने में उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो, तो ये कारण हो सकता है। वातावरण के प्रभाव के कारण भी भाई बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत कारण भी तो हो सकता है, क्योंकि हर बालक के अंदर कई बालक नहीं समझ। व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि बालकों की मानसिक स्थिति खराब हो, या पहले गणित में उनका लेवल नहीं हो, यह भी तो हो सकता है। ये कह रहा है प्राय कई बालक बार बार गणित विषय के पदों को समझाने पर भी समझ नहीं पाते, इसका क्या कारण हो सकता है भाई? वातावरण का प्रभाव भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, और शिक्षक द्वारा जो विधि का प्रयुक्त किया जा रहा है, विधि का जो प्रयोग किया जा रहा है वो विधि भी हो सकती है। मतलब ये तीनों विधियां इसके अंदर कारण बन सकती है। तो डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये देखिए अगला प्रश्न, क्या प्रश्न कह रहा है? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। किसके ऊपर पूछ रहा भाई? प्राथमिक और उस प्राथमिक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंतर्गत गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। इनमें से कौन सी समस्या गणित की नहीं है भाई? संसाधनों का अभाव, शिक्षार्थी की अरुचि, व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव, नवाचारों का विद्यालय तक नहीं पहुंचना। ये कह रहा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। देखो, संसाधनों का अभाव ये तो एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि संसाधन नहीं होंगे तो अध्यापक पढ़ाएगा किसमें, ये तो एक प्रकार का अभाव है। व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव, ये व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव बिल्कुल ये भी एक प्रकार का समस्या है। नवाचारों का, क्योंकि व्यवहारिक उपयोग बालक क्या करता है? प्राइमरी स्तर पर छोटे लोगों ने गणित का उपयोग क्या करते हैं? कम करते हैं ना। बड़े हो जाएंगे तो व्यवहारिक उपयोग गणित का बढ़ जाता है, पहले तो कम रहता है, तो व्यवहारिक उपयोग का भी अभाव है। नवाचारों का विद्यालय तक नहीं पहुंचना, कोई भी नई चीज गणित के अंतर्गत आती है तो वो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाती, नवाचार विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे दल शिक्षण एक प्रकार का नया नवाचार आया था, अभी तक कितनी प्राइमरी स्कूल में दल शिक्षण हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, तो ये विद्यालय तक नहीं पहुंच पाना एक प्रकार की समस्या है। ये कह रहा है कि समस्या नहीं है, वो शिक्षार्थी की अरुचि, ये कोई समस्या नहीं दोस्तों। शिक्षार्थी की तो रुचि हो सकती है, ये पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर करे। बी जो होगा आप पे आपके क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज, है ना। लो देखो, ये भी आपका प्रश्न, गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर
गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है। यह क्या कह रहा है, गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाना, यानी एक त्रिभुज बनाया हुआ है उसके अंदर छोटे छोटे कई प्रकार के अलग अलग त्रिभुज बना देना, त्रिभुज अनेक त्रिभुज बनाकर फिर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, है ना, कितने त्रिभुज हैं ज्ञात गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है। ये कह रहा है गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को ये पूरा करेगा। जैसे ये बात कर रहा है किस तरह के मेंटल एबिलिटी के जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, क्या कहते हैं वो आपके कॉन्स्टेबल वगैरह में आते हैं ना, जैसे एक त्रिभुज बना होगा ना, इसमें कई सारे त्रिभुज बने होंगे, मानसिक क्षमता को टेस्ट करने वाले रीजनिंग, है ना, रीजनिंग वाले प्रश्न है कि गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर कई प्रकार के त्रिभुज हैं। अब अध्यापक को बालक उसको कह रहा है कि इनमें कितने त्रिभुज है गिन करके बताओ। ये शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। बालक में तर्क शक्ति का विकास कर रहा है, गणना क्षमता का विकास कर रहा है, रचना क्षमता का विकास कर रहा है, या लेखा चित्र पढ़ने की क्षमता का विकास कर रहा है। दोस्तों लेखा चित्र पढ़ने की क्षमता का विकास तो बिल्कुल नहीं कर रहा। बालक रचना कहां कर रहा है, उसको तो त्रिभुज बने हुए हैं केवल देख रहा है ना, तो रचना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों गणना शक्ति का विकास और तर्क शक्ति का विकास हो रहा है दोस्तों, दोनों में से। अब गणना शक्ति का विकास नहीं, केवल गिन नहीं रहा है दोस्तों, केवल उसको गिनना थोड़ी कि इसके अंदर कितना तर्क के साथ में गिनना है, क्योंकि एक त्रिभुज इस प्रकार का है ना, उसमें कई प्रकार के उसने क्या बना रखे भाई, अलग अलग त्रिभुज बना रखे, इतने त्रिभुज बना रखे कि उसको क्या करना भाई, गिनना है, तर्क दिमाग लगा करके गिनना है कि इतने त्रिभुज उसके अंदर हैं तो कैसे हैं, किस तरीके से, तो गिनना है। तो यहाँ पे बालक तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहा है, केवल गणना का क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ए वाला उत्तर सही निकल जाएगा भाई। गणित शिक्षण में एक त्रिभुज के अंदर अनेक त्रिभुज बनाकर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है, तर्क शक्ति के उद्देश्य को पूरा करता है। तो तर्क शक्ति का विकास, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, गणित पढ़ाते समय क्या कह रहा है, गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक बालक चित्र बनाता है। गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक बालक चित्र बनाता है, तो आप क्या करोगे। आप गणित पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते एक बालक क्या कर रहा है, कक्षा के अंदर पेंटिंग बना रहा है, तो आप क्या करोगे। पेंटिंग बना रहा है उसका, उस बच्चे के साथ में क्या करोगे, उसे दंडित करोगे, उसके अभिभावकों को शिकायत करोगे, उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित करोगे, उसकी प्रधानाध्यापक से शिकायत कर प्रार्थना स्थान पर दंडित करेंगे। मुझे पता है आप सी को ही सोच रहे हो, है ना, और सी आंसर सही है दोस्तों। उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, वो चित्र बना रहा है, आप कहोगे बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बना रहा है, बिल्कुल, कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, बहुत बढ़िया, है ना, गणित में भी मन लगा करके पढ़ा कर, ऐसी प्रतिभा तेरे में गणित में भी आनी चाहिए जितनी तेरे कला के अंदर है। जितना बढ़िया तो चित्र बना रहा ना, उतने बढ़िया तो एक दिन गणित का सवाल भी सही करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बालक के अंदर क्या मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी और पढ़ना लग जाएगा। लेकिन अपन जनरली ऐसा नहीं करते हैं। देखना आप जब गणित पढ़ा रहा होंगे ना, कोई बच्चा चित्र बना रहा होगा ना, खड़े करते रहे, क्या कर रहा है, दो मार दी, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बैठ करके चित्र बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे, बच्चों को तुम डांट दोगे अलग से, क्लास से बाहर निकल जा, चल निकल जा बाहर जाकर के बैठ के बनाना चित्र। ये कार्य करोगे, ये कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा, सही यही है, लेकिन ये करेगा कोई नहीं दोस्तों। यही तो कारण है भाई, ये तो खूबी रह गई अपने शिक्षा व्यवस्था की कि जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होकर के जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। ये तीनों काम हो रहे हैं, उसे दंडित भी कर देगा, टीचरों को शिकायत, घर वालों को शिकायत भी कर देगा अध्यापक, आपके बच्चे जो है ना, मैं पढ़ाता हूँ तब चित्र बना रहे, कैसे आएंगे अब इनके नंबर, उनके प्रधानाध्यापक शिकायत भी कर देगा, ये बच्चा ऐसे ऐसे है, इसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन सही क्या है, उसकी कला की प्रतिभा, ये शिक्षण विधियों का ज्ञान है। शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तो आप ये काम करोगे। बाकी आप भी है ना, आपके जो पूर्वज जो 3 टीचर पहले के जो टीचर जो करते थे ना, वही काम अपन ही करेंगे। करते ये तीनों हैं, सही है कि नहीं, ये है ना। इसलिए आपको भी शिक्षण विधियों का ज्ञान हो जाना चाहिए। बाकी आप भी क्या करना है, क्या कर लोगे विद्यालय में जाकर के, सी जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी समस्याएं छात्र से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो छात्र से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है दोस्तों, छात्र से संबंधित नहीं है। विषयगत रुचि का अभाव, दोषपूर्ण हस्तलेख व रचना संबंधी समस्याएं, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना। दोस्तों देखो, विषयगत रुचि का अभाव ये भी एक प्रकार की क्या है, बच्चे की अपनी समस्या है कि उसको विषय के अंदर रुचि है कि नहीं है। दोषपूर्ण हस्तलेख और रचना संबंधी समस्याएं, हाथ से यदि किसी चीज को लिख नहीं पा रहा है, स्पष्ट लिखना उसको नहीं आता है, या फिर रचना से संबंधित लेकर के अगर उनको कोई दिक्कत है, ये भी बच्चे की दोष है। स्मरण शक्ति का विकास, वो अगर याद नहीं कर पा रहा है, उसको कोई चीज याद नहीं रह रही है, ये भी बालक की अपनी समस्या है। तो ये तीनों की तीनों जो समस्याएं तो बालक की अपनी है, तो 3 कट गई तो चौथा अपने आप से ही हो गया। व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाना,
ये बालक की समस्या नहीं है, ये अध्यापक की समस्या है कि वो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में निम्न में से कौन सी समस्याएं छात्र से संबंधित नहीं है। ये डी वाली छात्र से संबंधित नहीं है, शिक्षक से संबंधित है कि वो व्यक्तिगत बालक पर ध्यान नहीं दे पाता। डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ये लीजिए अगला प्रश्न। शिक्षण के दौरान, बहुत अच्छे प्रश्न है आज। शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। यह कह रहा है कि शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्र, अधिकतर छात्र जो है ना क्या करते भाई, गलती कर रहे हैं, तो द्वारा त्रुटि कर रहे हैं लिखने के दौरान। किसके दौरान? शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन में, एक बार अधिकांश छात्रों, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ में गलती की है, उनकी त्रुटि के सुधार में, लेखन की त्रुटि के सुधार में आप कौन सी विधि का उपयोग करोगे? व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, दोनों रूप में? यह देखो पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों ने, मतलब एक से अधिक छात्रों ने वह गलती की है। जब एक से अधिक छात्रों ने वह गलती की है तो अब जो उसका उपचार भी होगा ना वो कौन सा होगा दोस्तों? सामूहिक रूप से होगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा। क्योंकि जब गलती एक जैसी है, सारे लोग एक जैसी त्रुटि कर रहे हैं, तो समाधान भी कैसा होना चाहिए भाई? सामूहिक रूप से होना चाहिए। यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? बी। ये देखिए अगला प्रश्न। गणित शिक्षण में, भाई कौन से शिक्षण में? गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार होता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई गणित शिक्षण में अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, कि गणित सीखने में बालक को किस प्रकार की कठिनाई आ रही है इसका पता लगाने के लिए जिस नैदानिक परीक्षण को आयोजित किया जाता है, जो निदानात्मक परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्रश्नों के चयन का आधार क्या होना चाहिए? किसके आधार पर आपको प्रश्नों को चुनना चाहिए भाई? निर्धारित पाठ्यक्रम में से, कक्षा के स्तर से, विशिष्ट क्षेत्र से, या उपयुक्त सभी? देखिए निर्धारित पाठ्यक्रम से भी लेना चाहिए प्रश्न, जो पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित है वहां से तो लेंगे। कक्षा के स्तर से, कक्षा के स्तर की तो आपको लेने पड़ेंगे। ये कह रहा है नैदानिक परीक्षण में आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों का चयन का आधार क्या होना चाहिए? निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा स्तर, या विशिष्ट क्षेत्र? अब देखिए निर्धारित पाठ्यक्रम तो पूरा होगा, पता किसका लगा रहे हो आप? नैदानिक परीक्षण का पता लगा रहे हो ना, तो नैदानिक परीक्षण का आयोजित किया जाता है, इसमें प्रश्नों का आधार क्या रहेगा? बालकों की समस्या का निदान करने के लिए किस किस में समस्या है। अब पूरे पाठ्यक्रम की समस्या आप एक साथ में पता थोड़ी लगाओगे, किस किस पाठ्यक्रम में क्या क्या समस्या है उसका पता आप एक बार लगाओगे। तो ये कह रहा है भाई नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रश्नों का आधार क्या होना चाहिए? निर्धारित पाठ्यक्रम। अब पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्न लेने चाहिए, लेकिन क्या पूरे पाठ्यक्रम का पता एक था थोड़ी लगाओगे क्या? कक्षा के स्तर क्या? बिल्कुल कक्षा के स्तर का तो होना चाहिए। नैदानिक परीक्षण करो तो कक्षा के स्तर का ही लोगे, जो नॉन होगी। उपयुक्त सभी लिखो तो विशिष्ट क्षेत्र से। प्रश्न कैसे लेने चाहिए आपको? विशिष्ट क्षेत्र से, मतलब जिनमें वास्तविकता में बालकों को समस्या है, जिन टॉपिकों में बालकों को समस्या आ रही है, जिनका आपने अनुमान लगाया है, उसी का नैदानिक परीक्षण लेना चाहिए, बाकी किसी का नहीं लेना चाहिए। यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा भाई। एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो वो किस प्रकार के प्राप्त उद्देश्य में आता है? ये कह रहा है कि एक कोई लड़का है जिसको एक एक नियम कहाँ पढ़ाया गया? विद्यालय में पढ़ाया गया, और वो क्या कर रहा है कि पिताजी की दुकान है, घर पे जाकर के दुकान पर जाकर के हिसाब लगा लेता है, तो कौन से उद्देश्य की उसने प्राप्ति कर ली? ज्ञान, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि या अभिवृत्ति? अभिवृत्ति तो नहीं होगी क्योंकि इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। ज्ञान का मतलब होता है केवल याद रखना, लेकिन ये ज्ञान का उपयोग कर रहा है। जो एक एक नियम कक्षा के अंदर पढ़ाया था, दुकान पे जाकर के उसके क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। उपयोगी तो कर रहा है, वहां पे हिसाब किताब कर रहा है। तो जो एक एक नियम आपने क्लास में पढ़ा था उसका प्रयोग वो अपने पिताजी की दुकान में कर रहा है। तो सही उत्तर जो होगा ना इसका क्या हो जाएगा भाई? आपके ज्ञानोपयोग। बी जो होगा इसका क्या होगा? आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानोपयोग। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक बालक, क्या प्रश्न करा भाई? एक बालक की बुद्धि लब्धि में कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। एक बालक की बुद्धि लब्धि की कमी है, एक बालक के अंदर जो IQ है वो थोड़ा लो है, IQ की कमी है, उसके कारण कौन सी समस्या हो सकती है भाई? मानसिक क्षमता संबंधी समस्या, ये समस्या इसके ऊपर आएगा। मानसिक क्षमता संबंधी समस्या, शारीरिक क्षमता संबंधी समस्या, विषय में रुचि का अभाव, शिक्षक के अध्यापन में कमी। देखिए बालक की बुद्धि लब्धि की कमी है ना, इसमें शिक्षक के अध्यापन की कमी कोई रोल नहीं रखता है।
रुचि का अभाव भी नहीं दोस्तों, शारीरिक क्षमता की बात ही नहीं है, बुद्धि मानसिकता से जुड़ी हुई है। तो ये कह रहा है भी बालक की बुद्धि लब्धि में कमी के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। किसी बालक का यदि IQ कमजोर है तो कौन सी कमी आएगी, अरे मानसिक क्षमता संबंधी कमी आएगी, मेंटली दिक्कत हो जाएगी, उस बच्चे को मानसिक क्षमता संबंधी उनकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, विषय वस्तु की जीवन से असंबंधित एवं अध्यापक की निरस्ता की समस्या का उदाहरण है। विषय वस्तु की जीवन से असंबंधित एवं अध्यापन की निरस्ता की समस्या का उदाहरण है छात्र की शारीरिक क्षमता से संबंधित समस्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या, बालक की संवेगात्मक क्षमता से संबंधित समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। क्या प्रश्न कह रहा है भाई, विषय वस्तु की जीवन से असंबंधित एवं अध्यापन की निरस्ता की समस्या का कारण है। देखो ऐसे कोई विषय वस्तु है जो आपके जीवन से बिल्कुल संबंधित नहीं है, आपके जीवन से समन्वय नहीं रखती, जीवन से संबंधित नहीं है, और अध्यापन की निरस्ता की समस्या, पढ़ाते पढ़ाते आपके अंदर क्या आ रही है, निरस्ता भी आ रही है। जो विषय वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है वो आपके जीवन से भी संबंधित नहीं है और उसमें निरस्ता भी आ रही है। क्या उदाहरण है, इसमें से कौन सी गतिविधि के आधार पर यह पता लगा दोगे कि जीवन से संबंधित भी नहीं है और शिक्षण में निरस्ता भी आ रही। देखिए, छात्र की शारीरिक क्षमता से संबंधित समस्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या, बालक की संवेगात्मक क्षमता से संबंधित समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। ये कह रहा है जीवन से असंबंधित और अध्यापक में निरस्ता, शारीरिक क्षमता से संबंधित कैसे होगी, नहीं हो सकती दोस्तों। ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या, और ये कह रहा है कि विषय वस्तु की बात कर रहा है यहाँ पे, विषय वस्तु की जीवन से संबंधित एवं अध्यापन की समस्या का उदाहरण है। ये नहीं होगा भाई, सहगामी क्रियाओं का और विषय वस्तु का मेलजोल कैसे हो सकता है, एक साथ में नहीं होगा। सहगामी क्रिया कैसी होती है, विषय वस्तु के बाद में की जाने वाली साथ वाली क्रिया, ये भी नहीं होगा। बालक की संवेगात्मक क्षमता से संबंधित समस्या, समय की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। ये कह रहा है कि जीवन से विषय वस्तु संबंधित नहीं कर पा रही है और कक्षा में निरस्ता आ रही है, ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन काट दे तो फिर डी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या है भैया, कौन सी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बालकों को जो जिस तरीके से सिखाया जा रहा है ना भाई, उसकी समस्या है कि वो जीवन से संबंधित नहीं है, अधिगम सही तरीके से नहीं है, शिक्षण विधियों का प्रयोग सही नहीं है, कुछ कारण सही नहीं है, इसलिए वो जीवन से असंबंधित भी है और साथ में बालक सीख भी नहीं रहे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी सही उत्तर हो जाएगा भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या है ये। देख कितना गजब प्रश्न आया यहां से, देना एक से एक कंफ्यूजन कर रहा है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, इनमें से परीक्षण में शुद्धता का मतलब क्या है भाई, विभेदकारिता से, वस्तुनिष्ठता से, वैधता से और विश्वसनीयता से। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। देखिए, विश्वसनीयता का मतलब ही शुद्धता से है ना। विश्वसनीयता का मतलब क्या है, शुद्धता से, कि किसका मूल्यांकन कितनी शुद्धता से हुआ वही उसकी क्या कहलाएगी भी, विश्वसनीयता कहलाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, इनमें से कौन सा गुण जब परीक्षा कैसी होती है आपकी बिल्कुल शुद्ध होगी, किसके कारण, विभेदकारिता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या वेदता। दोस्तों बहुत सारी किताबों में जो इसका उत्तर दे रखा होगा ना, कहीं वस्तुनिष्ठता भी होगा और कहीं वेदता भी होगा। देखो वस्तुनिष्ठता तो संबंधता नहीं है, शुद्धता रहती है वेदता से। वेदता का मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने मूल्यांकन का निर्माण किया है उसी उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, यही मूल्यांकन की क्या है, शुद्धता है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना, विश्वसनीयता का मतलब भी यही होता है कि आपका परीक्षण कितनी शुद्धता से हुआ है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, विश्वसनीयता। लेकिन इस प्रश्न जो है ना, इसकी लैंग्वेज के आधार पर क्या सही हो जाएगा, आपका वेदता सही हो जाएगा। सी वाला प्रश्न क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र व समझने वाला बनता है। इसमें से ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें बालक तेज गति से सीखता, बालक तीव्र व समझने वाला बनता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा या मानसिक कार्य के द्वारा। किसके द्वारा बालक तीव्र गति से समझने वाला बनता है, तेज गति से किसी चीज को समझ लेगा भाई। मौखिक परीक्षा भी नहीं होगी, प्रायोगिक परीक्षा भी नहीं, लिखित परीक्षा भी नहीं, मानसिक कार्य द्वारा। आप किस बालक को कितना मानसिक कार्य कराओगे, जितना जिस बालक को मानसिक कार्य कराओगे उतना ही वो तेज गति से सीखेगा, उतना ही वो तेज गति से समझना सीख जाएगा। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा मेरे दोस्त, क्या निकल जाएगा, ए आपका सही उत्तर निकल रहा है भाई। देखिए अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आप ले रहे हो, इसमें से कौन सा प्रमुख दोष है उसका, व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव या वैधता का अभाव। ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
बंद अंत वाले प्रश्न। कौन से अंत वाले? बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप खुल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहेंगे? बंद अंत वाले प्रश्न कहेंगे। यही कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव या वेदता का अभाव। तो दोस्तों देखो, व्यापकता का अभाव नहीं होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में तो व्यापकता होती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है, ये तो नहीं होगा, दोष नहीं है दोस्तों। विश्वसनीयता का अभाव नहीं होता, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है, ये नहीं होगा। अभिव्यक्ति का अभाव रहता है, ये तो बिल्कुल सही है कि बालक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में खुल करके कुछ लिख भी नहीं पाता है, तो वहां पे क्या रहेगा? अभिव्यक्ति का अभाव रहेगा। वेदता का अभाव नहीं रहता, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा वेदता संपूर्ण रहती है। ये वेदता, विश्वसनीयता और व्यापकता वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण हैं। दोष यदि कोई है तो वो कौन सा है भाई? आपके अभिव्यक्ति का अभाव इसमें रहता है। सी जो होगा क्या होगा भाई? आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है। मूल्यांकन में व्यापकता का क्या अर्थ है? व्यापकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश है ना, पूरे पाठ्यक्रम का वो आ जाना चाहिए। ये कह रहा है मूल्यांकन में व्यापकता का क्या अर्थ है भाई? समूची पाठ्य सामग्री से प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठता का होना या निर्धारित उद्देश्यों की जांच करना। देखिए, निर्धारित उद्देश्यों की जांच करना विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता का होना भी एक प्रकार का व्यापकता का अर्थ नहीं है दोस्तों। प्रश्नों का सरल होना नहीं, समूची पाठ्य सामग्री, समुच्चय नहीं, समुच्चय पाठ्य सामग्री, समुच्चय पाठ्य सामग्री, समुच्चय पाठ्य सामग्री लगभग सारी सामग्री जितना आपने पढ़ाया है ना, वो सारा का सारा आ जाना चाहिए। ये समुच्चय पाठ्य सामग्री आपकी क्या कहलाएगी? तो समुच्चय पाठ्य सामग्री दोस्तों आपकी कहलाएगी ये समुच्चय पाठ्य सामग्री। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए जो होगा इसका क्या होगा भाई? सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। आधुनिक परीक्षाएं, कौन सी परीक्षा है भाई? आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कह रहा है कि भाई आधुनिक परीक्षाएं, वर्तमान की जो परीक्षाएं है ना, ये क्या कर देती है? बच्चों के मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल पैदा कर देती हैं, बालकों के अंदर चिंता पैदा कर देती है, क्या होगी और क्या नहीं होगी। यही तो कमी है दोस्तों। आज आपकी रीट की परीक्षा है ना, आपके दिमाग में क्या करिए? उथल पुथल ही तो कर रही है। ये आधुनिक परीक्षा है, ये सही होगा, ये सही होगा, सर वहां पर तो ये बताया हुआ है, यहाँ तो ये बताया, वहां ये कहा हुआ है, यहाँ ये कहा हुआ, ये क्या है? मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल कर रही है। यही तो कह रहा है, आधुनिक परीक्षाएं जो बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल कर देती है ना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर जेपी शैली ने, एससी स्टेट ने, डॉक्टर बलूम ने या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने? अब ये परिभाषा वाला प्रश्न मुझे सीधा बताना पड़ेगा दोस्तों। ये कहा था एससी स्टेट ने। किसने कहा था दोस्तों? एससी स्टेट द्वारा ये बात कही गई है कि आपकी जो ये एससी स्टेट के द्वारा ये बात की गई है कि आधुनिक परीक्षाएं जो है बालकों के मस्तिष्क में क्या पैदा कर देती हैं? उथल पुथल पैदा कर देती हैं। ए जो बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है आपको व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक है ना, व्यवहारी नहीं, व्यवहारिक गणित का उदाहरण है। इसमें से कौन सा उदाहरण व्यवहारिक गणित का है? बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी करना, कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना या ज्यामिति प्रमेय को हल करना। देखिए, ज्यामिति प्रमेय को हल करना ये एक प्रकार का व्यवहारिक गणित नहीं है, विद्यालय की गणित है। कठिन सवालों को शीघ्र समाधान करना यह गणित का व्यवहारिक रूप नहीं। व्यवहारिक रूप का मतलब क्या होता है? जो आपके दैनिक जीवन में काम में आता हो, जो आपके जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ हो। कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना यह भी व्यवहारिक नहीं है, यह सैद्धांतिक है कि अधिक अंक लाना दोस्तों। ये बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी करना, बिल्कुल बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी करना आपके कौन सा कहलाएगा? गणित का व्यवहारिक गुण कहलाएगा। गणित आपने सीख ली, अब बैंक में जाकर के उसकी जानकारी प्राप्त कर लो, ये जो गुण होगा आपका कौन सा हो जाएगा? व्यवहारिक। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? ए जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण है। गणित के जितने भी प्रत्यय हैं उसमें से ज्यादातर प्रत्यय को कठिन क्यों माना जाता है? ज्यादातर प्रत्यय को कठिन या जटिल क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? कि वो शब्द अमूर्त है, वो प्रत्यय अस्थायी है, वो अन्वेषी है या व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, अन्वेषी भी नहीं है, अस्थायी नहीं है, ये अमूर्त है दोस्तों, है ना। पहले दिखाई नहीं देता है जब तक इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल मानने का कारण है क्योंकि ये अमूर्त रूप में होते हैं। समझाने के बाद ये किस रूप में आते हैं? आपके मूर्त रूप में आते हैं। यहां पे भी जो आपका सही उत्तर निकलेगा मेरे दोस्त, क्या निकल जाएगा? ए सही उत्तर निकल जाएगा। ये देखिए इसके आगे वाला प्रश्न।
आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, गणित को किस प्रकार की प्रक्रिया का सार माना जाता है। गणित को किस प्रकार की प्रक्रिया का सार माना जाता है, मतलब गणित में ऐसी कौन सी प्रक्रिया का सार, मतलब सब कुछ उसके अंतर्गत आ गया। इसमें से किस प्रक्रिया का सार माना जाता है, वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, या मानव विकास का। दोस्तों ये कह रहा है कि किस प्रकार की प्रक्रिया की बात कर रहा है दोस्तों, किस प्रक्रिया का सार है, मतलब उस प्रक्रिया के द्वारा पूरी गणित को आप आराम से समझ सकते हो, उसी का सार है जो उसी के अंदर है। तो क्या वैदिक गणित का, नहीं भाई वैदिक गणित का सार नहीं है। आगमन निगमन प्रणाली पर डोट करते हैं, मानव मस्तिष्क का भी नहीं है दोस्तों, और नहीं मानव विकास का है। मानव विकास में बहुत सारी चीजें ऐड होती है, मानव विकास में सर्वाधिक सामाजिक विज्ञान भूमिका निभाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका आगमन निगमन प्रणाली का, बी जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि गणित में जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं, गणित में जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं आगमन और निगमन विधिक प्रणाली पर आधारित है। आगमन और निगमन के द्वारा आप पूरी गणित को स्पष्ट कर सकते हो, उस प्रणाली के द्वारा पूरा का पूरा गणित का सार निकाल सकते हो। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा भाई कौन सा निकल जाएगा, आगमन और निगमन प्रणाली। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, गला बैठ गया। अरे शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षण के समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी मेरी भूमिका क्या है, शिक्षण कराते समय पढ़ाते समय एक अध्यापक की बालकों के सामने क्या भूमिका होती है भाई, एक मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, उक्त तीनों रूप में। दोस्तों ध्यान रखना भाई छात्र और बच्चों का संबंध मित्रवत होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि शिक्षण के समय पढ़ा रहे हो, मित्रवत व्यवहार मतलब नहीं पढ़ा रहे हो तब भी आपका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। ये कह रहा है कि शिक्षण के समय केवल आप पढ़ा रहे हो ना, उस समय आप बच्चों के लिए क्या हो, मित्र के रूप में हो, नहीं हो दोस्तों। आप उसके सामने एक दार्शनिक के रूप में हो या पथ प्रदर्शक के रूप में हो दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे खाएंगे, आप दार्शनिक के रूप में हो या पथ प्रदर्शक के रूप में हो दोस्तों। पथ प्रदर्शक के रूप में नहीं हो दोस्तों, आप उस बच्चे के लिए दार्शनिक हो, आप उस बच्चे के लिए शिक्षा शास्त्री हो, आप उस बच्चे के लिए ना हाँ शास्त्री, क्योंकि दार्शनिक के रूप में हो। आप किस रूप में हो, पथ प्रदर्शक के रूप में नहीं। आपके दिमाग में पथ प्रदर्शक आ रहा हो लेकिन नहीं है दोस्तों, नहीं। आप मित्र के रूप में पथ प्रदर्शक का केवल उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप उसको सब कुछ समझा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, मतलब पूरा ज्ञान दे रहे हो। आप उसके लिए दार्शनिक हो, आप उसके लिए शिक्षा शास्त्री हो दोस्तों। क्या हो, शिक्षा शास्त्री हो आप उसके लिए। बालक आपको दार्शनिक समझता है जब आप शिक्षण करवा रहे हो। तो शिक्षण करवाते समय जो आपकी भूमिका जो रहती है बालकों के सामने, वो किसकी रहती है, दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब आप सब कुछ जानते हो जो आप उसको बताओगे, तो आपकी जो भूमिका रहती है ना वो दार्शनिक के रूप में रहती है, तीनों रूप में नहीं रहती है। कभी कर मत देना, गलत हो जाएगा। दार्शनिक के रूप में बी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत लाना हुआ है इस प्रश्न में, कह दिया ना सही हो जाएगा तो बस यही सही है। गणित के नियम होते हैं। गणित के नियम कैसे होते हैं भाई, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, दोनों या दोनों नहीं। दोस्तों ये कह रहा है गणित के नियम होते हैं सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ। सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया, सभी जगहों पर एक समान, सभी जगहों पर जो समान होगा उसे हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिक कहेंगे। तो ये कह रहा है गणित के जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सार्वभौमिक होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं। भाई गणित के नियम सभी जगह एक जैसे होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब उसी चीज को आप कितने गणित के अध्यापकों से पूछा दो, उसका स्पष्टीकरण करने का तरीका एक ही होगा। जो सूत्र यहाँ है आगे भी वही है, जिस सूत्र की व्याख्या यहाँ पे जैसे की जा रही है दूसरा अध्यापक भी वैसे ही करेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो गणित के नियम सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, होगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है। मैंने गणित के मूल्य आपको पढ़ा रखे हैं, गणित के मूल्य की क्लास भी लग गई है आपके थ्योरी की क्लास, उसमें मैंने एक एक मूल्य को डिटेल से पढ़ा रखा है आपने। तो होगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है, सांस्कृतिक मूल्य से, कलात्मक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से या अनुशासनात्मक मूल्य से। दोस्तों ध्यान रखना भाई, होगवेन ने एक परिभाषा दी थी कि जो है ना गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, और मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये बताया था कि सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत यह परिभाषा दी थी। इसी मूल्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ था कि गणित का एक मूल्य सांस्कृतिक भी होता है। यहाँ पे आपका उत्तर जो सही निकलेगा ना मेरा दोस्त, क्या निकल जाएगा, ए जो होगा आपका उत्तर यहाँ पे सही निकलेगा। कलात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य नहीं होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गणित सभ्यता एवं सांस्कृतिक का दर्पण है, सांस्कृतिक मूल्य ए जो होगा इसका उत्तर सही होगा। ये लीजिए भाई, ये कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1996, वो कह रहा है कि उनके अनुसार गणित की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, किस प्रकार का दृष्टिकोण, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण, परफेक्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, सेलेक्ट मीडिया या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका अंदर नहीं होगा दोस्तों, सेलेक्ट मीडिया भी नहीं होगा। गणित शिक्षण के लिए कोई मीडिया को सिलेक्ट कर दो उसके द्वारा पढ़ो, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट मीडिया भी नहीं दोस्तों, मल्टीमीडिया। ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने गणित के दृष्टिकोण के संदर्भ में बात की थी कि मल्टीमीडिया का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। मल्टीमीडिया जो है यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बी जो होगा क्या होगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न, रेखा गणित व तर्कशास्त्र में संबंध है। रेखा गणित और तर्कशास्त्र में क्या संबंध है दोस्तों? कल्पना का, यथार्थ का, दूरियां का या निकटता का। देखिए रेखा गणित जो आप पढ़ते हो और तर्कशास्त्र जो आप पढ़ते हो, जिसमें दोनों में क्या लगाना पड़ रहा है भाई, दिमाग लगाना पड़ रहा है। रेखा गणित आप पढ़ोगे, रेखा गणित में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी चाप कहाँ काटनी, कितने सेंटीमीटर का क्या है और क्या नहीं है, सब में दिमाग लगाना पड़ेगा। और तर्कशास्त्र में भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग। दोनों में जो हो रही है ना दोस्तों, एक ही चीज की बात हो रही है, दिमाग की बात हो रही है। यहाँ पे भी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है, यहाँ पे भी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है। तो फिर कल्पना की तो बात हो ही नहीं सकती, यथार्थ की बात तो हो ही नहीं सकती। और दोनों में आपस में दूरियां कैसे होगी दोस्तों? ये दोनों में एक जैसा संबंध है। ये भी मानसिक शक्तियों का विकास करता है, ये भी मानसिक शक्तियों का विकास करता है। यहाँ पे भी विचार होता है, यहाँ पे भी विचार होता है। जब दोनों काम एक जैसे हो रहे हैं ना, तो इसमें जो संबंध होंगे वो भी कैसे होंगे आपके, निकटता का संबंध है दोस्तों। रेखा गणित और तर्कशास्त्र में कैसा संबंध है, निकटता का संबंध है। ये अन्य विषयों के साथ में सह संबंध में से प्रश्न आया है। तो कौन कहता है कि किस टॉपिक में से प्रश्न नहीं आएगा? आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, किसी भी टॉपिक में से कोई भी प्रश्न उठा करके आपको पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है प्रश्न? शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक है, उनको किस विषयों का ज्ञान होना चाहिए? गणित के विषयों का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान के विषयों का ज्ञान होना चाहिए, सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, या स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों एक शिक्षक है ना, वो केवल गणित विषय की जानकारी रखेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है, केवल विज्ञान विषयों का होना भी जरूरी नहीं है, सभी विषयों की जानकारी परफेक्ट रख पाए ऐसा जरूरी नहीं है। सभी विषय तो कोई अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता है दोस्तों। हर टीचर की क्वालिटी होती है। एक टीचर केवल एक ही विषय को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, एक से अधिक विषयों को वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा सकता है। कमांड जो होती है ना, हमेशा एक विषय पर होती है। अब पढ़ाने में तो कोई भी, मुझे पढ़ाना आता है तो मैं 10 पढ़ा दूंगा, जीके पढ़ा दूंगा, पॉलिटिकल भी पढ़ा दूंगा, है ना, गणित भी पढ़ा दूंगा, संस्कृत भी पढ़ा दूंगा। पढ़ाने का तरीका तो एक ही होता है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं पढ़ा सकता जितनी बढ़िया शिक्षण विद्या पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कमांड क्या होती है भाई, एक टीचर की कमांड जो होती है ना, एक विषय के ऊपर ही होती है। लेकिन हाँ, उसको अन्य विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी सब विषय की रखना जरूरी है, क्योंकि आप विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हो, कोई भी बच्चा आपसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न कर सकता है। तो सामान्य जानकारी दूसरी विषय की भी होनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से आपको आपके विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रश्न कह रहा है भाई, शिक्षक के विषयों का ज्ञान होना चाहिए, स्वयं के विषय के अतिरिक्त। अपने विषय का तो 100% होना चाहिए, और अपने विषय के अलावा जो अन्य के जो विषय है उसकी भी सामान्य जानकारी उनके पास में होनी चाहिए। डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। प्रेजेंट में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसका क्या दोष है, क्या मतलब क्या कमी है? ये कह रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, पुस्तक ज्ञान पर बल देता है, विषय से सहसंबंध का अभाव है, लचीलापन का अभाव है, या उपयुक्त सभी है। देखिए दो इसके अंदर जो आंसर है, एक तो पुस्तक ज्ञान पर बल देता है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान का जितनी भी शिक्षा दी जा रही है केवल पुस्तकीय ज्ञान को लेकर के दी जा रही है, व्यवहारिक शिक्षा का कहीं नाम नहीं है। पुस्तक में जितने भी पाठ है पढ़ा दो, गुरुजी का भी काम खत्म, और बच्चे भी पढ़ करके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। व्यवहारिक शिक्षा हो रही है, इसीलिए तो कोचिंगों में 90 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में कोर्स हो रहा है। ये 50 दिन, 60 दिन, 55 दिन, 90 दिन में कोर्स कैसे होगा? क्योंकि केवल कौन सी शिक्षा दी जाएगी आपको? पुस्तकीय ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दोगे तो 90 दिन में कोर्स कभी नहीं होगा। तो पुस्तक ज्ञान पर बल देना। फिर विषय में सहसंबंध का अभाव, यह भी सही। एक विषय का दूसरे विषय के साथ में आजकल सहसंबंध भी नहीं रहा जैसा कि पहले आता था। लचीलापन का भी अभाव, धीरे धीरे लचीलापन आ गया। क्योंकि आप जब पढ़े होंगे ना, मैं आपको बता दूं, आप जब पढ़े होंगे ना, 9th क्लास में आए होंगे, तो आपके ऐसे सब्जेक्ट चल रहे होंगे, सामाजिक प्रथम, सामाजिक द्वितीय, गणित फर्स्ट, गणित द्वितीय, विज्ञान प्रथम, विज्ञान द्वितीय। वो कहाँ गए? गायब हो गए एक विषय के रूप में उसको। तो लचीलापन हो गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे पुस्तक ज्ञान पर भी अभाव है, विषय के साथ में सह संबंध भी है, और लचीलापन का भी अभाव है। डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न,
गणित वालों को आनंद आ जाएगा आज। किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है? यह कह रहा है कि किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है, कि किसी प्रकार का कौन सा पाठ्यक्रम आपको निर्धारण करना है ना, पाठ्यक्रम को आप बना रहे हो, तो पाठ्यक्रम बनाने वाले निर्माताओं की प्रमुख भूमिका किस प्रकार के संबंध में, कि क्रमबद्धता के संबंध में, प्रासंगिकता के संबंध में, क्रमबद्ध और प्रासंगिकता दोनों के संबंध में दोस्तों। तो ध्यान रखना, क्रमबद्धता प्रासंगिक तो नहीं होंगे, क्योंकि प्रासंगिक तो प्रश्न के अनुसार पहले ही होंगे कौन सा पाठ जोड़ना है और कौन सा पाठ नहीं जोड़ना है। जो पाठ्यक्रम के जो निर्माता होते हैं ना, उनकी प्रमुख भूमिका होती है क्रमबद्धता के रूप में। किसके रूप में होती है? क्रमबद्धता के रूप में। पाठ्यक्रम एक क्रम में निश्चित आना चाहिए, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नियम। प्रासंगिकता के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, प्रासंगिक तो होंगे, जो पाठ है उन्हीं में से आपको पढ़ाना है। अब वो पाठ्यक्रम बनाने वाले पाठ को सेट करेंगे, पहले कौन सा दिया जाना है और बाद में कौन सा दिया जाना है। उनका जो सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका, केवल भूमिका पूछी होती दोनों होती है, लेकिन इसने प्रमुख भूमिका पूछ ली ना, तो प्रमुख भूमिका होगी आपकी क्रमबद्धता के ऊपर। ये जो आंसर क्या होगा, सही होगा। वो केवल और केवल है ना सेटअप करते, उस चीज को जमाते कि क्रम क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। देखिए गजब प्रश्न आ गए, सबको समझाना पड़ रहा है। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? गणित शिक्षण के कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में, गणित शिक्षण के आप उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हो जो कक्षा के लिए उपयोगी है, उनको निर्धारण करने में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? इनमें से किस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे भी? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर नहीं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है कि कक्षा उपयोगी उद्देश्य कौन से उपयोगी होने चाहिए? कक्षा उपयोगी उद्देश्य को निर्धारण करने में बिंदु में किसका आपको ध्यान रखना चाहिए? ये देखो, विषय वस्तु की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, विद्यार्थियों का स्तर क्या है इसका भी पता होना चाहिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो क्या लाने हैं वो भी पता होना चाहिए। ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वो क्या हो जाएगा भाई? डी। तीनों चीजों का ध्यान होना चाहिए, तब जाकर के उद्देश्यों का क्या कर पाएगा? निर्माण कर पाएगा। एक नहीं दोस्तों, डी। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का या उपयुक्त सभी? गणित किसका विज्ञान है भाई? स्थान का भी विज्ञान है। गणित में स्थान की अपनी वैल्यू है, संख्या की तो 100% है और गणना की भी है। और स्थान आपको समझ में नहीं आ रहा तो संख्या और गणना तो समझ में आ गई ना, संख्या और गणना तो गणित में होती है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आपको उपयुक्त सभी कर देना, क्योंकि तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। डी जो होगा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सही प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, बालक में सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, क्योंकि क्या प्रश्न कह रहा है? बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट आपको करना है, सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध कैसा होना चाहिए? गणित विषयों का दूसरे विषयों के साथ में जो संबंध स्थापित करते हैं वह किस टाइप का होना चाहिए भाई? इसमें छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है भाई, अन्य विषयों के साथ में संबंध करने से छात्रों का जो दृष्टिकोण है विकसित बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान से संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों का महत्वपूर्ण मानता है और उपयुक्त सभी। देखो, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। गणित विषय को जो दूसरे विषय के साथ में सहसंबंध जोड़ेंगे तो छात्रों का जो ज्ञान बनेगा वो कैसा हो जाएगा? आपका विस्तृत हो जाएगा। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, यह बिल्कुल भी सही है भाई। छात्र के पास में जो पहले वाला ज्ञान होगा ना वो नए ज्ञान से संबंध स्थापित करेगा, ये भी सही है। जब दो सही है तो ऑटोमेटिक उपयुक्त सभी सही होगा। लेकिन तीसरे को पढ़ो, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। यदि दूसरे विषयों को भी गणित के साथ में जोड़ दोगे, सह संबंध स्थापित कर दोगे, एक विषय के साथ में दूसरे विषय का सह संबंध होगा, फिर उसको लगेगा नहीं सारे विषय मेरे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है, मुझे सब कुछ पढ़ने चाहिए। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। डी जो होगा इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध किससे होता है? विज्ञान का, चित्रकला से, भाषा से या उपयुक्त सभी से? ये कह रहा है सबसे अधिक सहसंबंध होता है दोस्तों। तो गणित भी एक प्रकार की विज्ञान है, ये बात मैंने आपको बता रखी। गणित क्या है? एक प्रकार की विज्ञान है। तो याद रखना भाई, गणित जो है ना सभी विज्ञानों का सही द्वार कुंजी, इसीलिए तो कहा है ना। तो इसका जो गणित के जो सहसंबंध होगा ना भाई, किससे होगा? विज्ञान का। सबसे अधिक जो सहसंबंध है ना दोस्तों किसके साथ में है? विज्ञान के साथ में। ए जो होगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, विज्ञान उस सीमा तक ही सच्चे हैं जहां तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कही है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सच्चे हैं? यहाँ विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है
विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यानी कि विज्ञान उसी जगह तक आपको सही लगेगी जहां तक गणित है। विज्ञान से जैसे ही गणित लिखी और उसके बाद में विज्ञान की सत्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह परिभाषा देने वाला शिक्षा शास्त्री कौन था? कांट, फ्राबेल, हर्बर्ट या युंग का? अरे युंग का नहीं है, हर्बर्ट भी नहीं है, फ्राबेल भी नहीं है दोस्तों। ये जो परिभाषा दी है ना वो किसने दी है? कांट ने दी है दोस्तों। किसने परिभाषा दी है? कांट ने यह परिभाषा दी है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। जैसे ही गणित विज्ञान से बाहर निकलोगे विज्ञान की वैल्यू खत्म। यहां पे जो आपका उत्तर सही होगा क्या हो जाएगा भाई? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, भाई कौन से स्तर पर पूछा है इसने? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की समस्या नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी समस्या नहीं है भाई? संसाधनों की कमी, छात्रों का रुचि का अभाव, नवाचारों का अभाव या सभी? देखो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की समस्या नहीं है। नवाचारों का अभाव, छात्रों की रुचि का अभाव या संसाधनों की कमी। ये देखो तीनों अभाव नहीं दो। संसाधनों की कमी, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में कोई संसाधनों की कमी नहीं, लौकिक ज्ञान दिया जाता है उनको। छात्रों के रुचि का अभाव, रुचि तो प्राथमिक स्तर पे आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी। नवाचारों का अभाव, इन तीनों का अभाव। कौन सी समस्या नहीं है? ये तीनों की तीनों समस्या नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये तीनों समस्या नहीं है प्राथमिक स्तर पर। देखिए प्रश्न को समझा करो, प्रश्न की भाषा को समझा करो। इतने डाउट क्वेश्चन मुझे मत भेजो, है ना। एक बार डाउट क्वेश्चन भेजने से पहले 5 बार उस प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न क्या कह रहा है। आपने क्या होता है कि लगभग उस टाइप का प्रश्न पढ़ा हुआ होता है तो आप उसका जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। आप कहोगे नहीं है तो मैंने पढ़ रखा है, इसमें बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं दोस्तों, प्रश्न को पढ़ो। भाषाएं चेंज होती है, प्रश्नों को मैंने कहा एक शब्द जुड़ता है और एक शब्द निकलता है ना, ऑप्शन भी वही रहते हैं, उत्तर चेंज हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्र के अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? पर्यावरण अध्ययन, आप बालकों को पर्यावरण पढ़ा रहे हो, पर्यावरण अध्ययन विषय में यदि बालकों की अधिगम स्तर कितना है इसका पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वार्षिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या मौखिक मूल्यांकन? अरे भले सामाजिक अध्ययन हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो या कुछ भी हो, अधिगम स्तर का सही पता लगाने का सबसे सतत माध्यम है दोस्तों सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि प्रतिदिन मूल्यांकन करता, प्रति क्षण आपको क्या करना चाहिए? उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो सतत मूल्यांकन बिल्कुल सही है, इसके द्वारा अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने से इनमें से किसका विकास जो है ना एक बालक में आराम से किया जा, आसानी से किया जा सकता है? सामाजिक अनुकूलन, आर्थिक संबलीकरण, व्यक्तित्व का विकास या सभी? अगर आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक अनुकूलन का, आर्थिक संबलीकरण का, व्यक्तित्व का विकास या सभी? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से सामाजिक अनुकूलन का विकास तो आराम से किया जा सकता है। आर्थिक संबलीकरण का विकास नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व का विकास भी इतना आसानी से नहीं किया, व्यक्तित्व का विकास बोलने से होता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सामाजिक अनुकूलन का विकास, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के लिए छात्रों को रुझान होना चाहिए। प्रकृति में जितनी भी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं के प्रति आप स्टूडेंट हो तो आपका रुझान कैसा होना चाहिए? किस तरह की विचारधारा उनके साथ में होनी चाहिए भाई? संवेदनशील, निराशावादी, विमुखी, उनमें से कोई नहीं। विमुखी और निराशावादी तो कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो भी समस्याएं चल रही है, अपने देश की समस्याएं, अपनी प्रकृति की समस्याएं, उससे निपटना भी अपनी जिम्मेदारी है। उसके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए, शांत रह करके उसको निपटाने का तरीका करना चाहिए ना। संवेदनशील जो होगा यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के लिए छात्रों का रुझान होना चाहिए। तो रुझान कैसा होना चाहिए भाई? संवेदनशील रुझान होना चाहिए। ए जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया? ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु इसमें से किसका गठन? पर्सनल पर्यावरण के लिए कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? देखिए कोठारी कमीशन ने बहुत लंबी बात की थी, पर्यावरण के लिए नहीं था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो अब आया है, केवल एग्जाम करवाता है, ये काम करता है सिलेबस वगैरह का। राधा कृष्ण आयोग की स्थापना की गई पर्यावरण के अध्ययन की शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? राधा कृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना भाई, महत्वपूर्ण है। सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, अधिगम सामग्री का प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पाठ्य वस्तु की साधारण जानकारी, विषय विशेष की जानकारी। ये कह रहा है अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। भाई विषय वस्तु की विशेष जानकारी भी नहीं, पर साधारण जानकारी तो बिल्कुल नहीं होगी, सूक्ष्म से स्थूल नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो दिख रहा है जो नहीं दिखता है वहां तक की जानकारी प्राप्त होती है अधिगम सहायक सामग्री के द्वारा। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा, लो ए। सो मत जाना रे, आज बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, सारे प्रश्न समझाने वाले आगे थे बड़े बड़े। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाओं में भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग कर रहे हो, विज्ञान की आप प्रदर्शनी लगा रहे हो, तो बालक में किसका विकास होगा, अवलोकन शक्ति का, तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। ये कह रहा है भौतिक और जैविक पर्यावरण में शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान की प्रदर्शनी को बालक देखेगा तो किसका विकास होगा, जाहिर सी बात है अवलोकन शक्ति का होगा। तो ये तीनों चीजें नहीं दोस्तों, किसका विकास होगा, आपका अवलोकन शक्ति का विकास होता है दोस्तों। किसका होता है, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी सही हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कह रहा है भौतिक एवं जैविक, प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होगा दोस्तों, है ना, अवलोकन शक्ति का विकास होगा। ए इसका सही उत्तर होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, आशु रचित उपकरणों की विशेषता होती है। आशु रचित, जो अध्यापक आशु रचित बनाता है, बनावट में सरल, कम लागत के, समझने में आसान या उपयुक्त सभी। दोस्तों आशु रचित जो होती है उसको बनाना तो बिल्कुल आसान होता है, वो अध्यापक क्या करता है आसपास की वस्तुओं को लेकर के बना देता है, कम लागत की, बिल्कुल नहीं के बराबर उसमें पैसे लगते हैं, समझने में भी उसको आसानी रहती है, तीनों काम बिल्कुल सही है। यहां पे जो आपका उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा भाई, उपयुक्त सभी। यह लीजिए अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन सहायक होते हैं बालक की क्रियाशीलता में, बालक के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, बालक की मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में, उपयुक्त सभी में। श्रव्य दृश्य साधन बालक की क्रियाशीलता में भी आ सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त, देखो श्रव्य दृश्य साधन बालक की क्रियाशीलता में तो आ सकते, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ सकते। तो श्रव्य दृश्य साधन है ना, प्रत्यक्ष अनुभव क्या करेगा, सुनेगा और देखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। बालक की मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा दोस्तों। डी हो सकता था, पहले वाले की मुझे संभावना लग रही थी ये आएगा, लेकिन बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा रहे हो वही चीज दिखाना, वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये तो केवल श्रव्य दृश्य साधन की बात कर रहा है, श्रव्य दृश्य कैसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सी सही उत्तर होगा भाई, बालकों की मस्तिष्क स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में इसका उपयोग किया जा सकता है। अरे बहुत कठिन काम है भाई प्रश्न को समझना, प्रश्न को समझना बहुत मुश्किल काम है। जिसके अंदर ये ताकत आ गई ना प्रश्न को समझने की, उसके लिए फिर सारी विषय उसको आसान लगेगी। परसों मुझे कल एक बच्चा कह रहा था, सर आपने पढ़ाई तो शिक्षण विधि है, लेकिन दूसरी विषय पढ़ने में भी हमें आसानी हो रही है, हम दूसरे विषय के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर रहे हैं। वो आपको तरीका क्या सीख लिया है, आपने प्रश्न को समझने का तरीका सीख लिया है और ऑप्शन को निकालने का तरीका सीख लिया है। और जिसने ये दो तरीका सीख लिया ना, समझ लेना उसने आधा रीट का युद्ध जीत लिया है। उसको तैयारी बिल्कुल आधी ही करनी पड़ेगी। विज्ञान संग्रहालय में उपयोग से बालकों में विकसित होती है। विज्ञान संग्रहालय, आप किसी बालक को विज्ञान संग्रहालय लेकर के जाओगे, क्या विकसित होगी, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति। अरे संग्रहालय में क्या करेगा बालक, देखेगा, चीजों का निरीक्षण करेगा, तो बिल्कुल निरीक्षण शक्ति क्या होगी उनकी, मजबूत होगी। फिर संग्रहालय में तो देखता है ना, तो देखता है तो केवल और केवल कौन सी शक्ति मजबूत होगी, आपकी निरीक्षण शक्ति मजबूत होगी दोस्तों। बी यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये कह रहा है विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। विज्ञान के यदि आप पाठ्य पुस्तक बना रहे हो, विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, किस रूप में, तार्किक क्रम में, अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, देखो तार्किक तो होनी चाहिए और अभ्यास के क्रम में भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए दोस्तों। अब ये समस्यात्मक क्रम भले थोड़ा कम लग रहा है ना, फिर भी अपन को उपयुक्त सभी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों तो होने ही चाहिए विज्ञान के अंदर। तार्किक क्रम में भी होनी चाहिए और अभ्यास के क्रम में भी होनी चाहिए, समस्यात्मक क्रम में भी होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक बालक की विज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा। यहां पर आपका उत्तर डी सही है दोस्तों। और यह रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है भाई, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस पाठ्य पुस्तक का जो लास्ट वाला पेज होता है, पाठ के अंत में, पाठ के लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, सारांश और प्रश्न बैंक, पाठ संबंधी नवीनतम जानकारी, ग्राफ की सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका उत्तर नहीं होगा। ग्राफ की सूची की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। पाठ संबंधी नवीनतम जानकारी, जब पाठ अभी आपने पढ़ाया है तो इसी साल नई जानकारी कैसे देंगे? नई जानकारी तो बालक घर जाकर के लेंगे या व्यवहारिक प्रयोग करेंगे तब प्राप्ति होगी, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा, क्या निकल जाएगा? सारांश एवं प्रश्न बैंक। पाठ्य पुस्तक के अंत में एक तो पाठ का सारांश होना चाहिए और कुछ प्रश्न होने चाहिए ताकि वो उसको क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, आपको सही हो जाएगा। और ये थे दोस्तों आज के अपने 1400 प्रश्नों का सफर। अपन यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कंप्लीट करते हैं 1400 प्रश्न। मात्र 700 प्रश्नों का सफर और रहा है दोस्तों, है ना। मतलब इससे 2 गुना सफर तो अपन ने तय कर लिया है ना। एक भाग बाकी रहा है बहुत जल्द। 50 प्रश्न भी करेंगे तो 14 दिन का मैटर है ना, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके इसको जल्दी कर दें। लेकिन देखिए जैसा भी चलता रहेगा वैसे करते रहेंगे। तो 1400 प्रश्नों का सफर मैंने तैयार कर दिया है। वही आपको पता है, क्लासें आपको रेगुलर रहती है, बाद में भी क्लासें मिलती है, इसके बाद में भी आपको मिल रही होगी। समय आपको मिल गया होगा, आपको पता ही होगा कि रुकना है या नहीं रुकना है ना। तो ध्यान रखते रहना भाई, कौन सी क्लास कितनी बजे आएगी। टेलीग्राम से देखते रहिए, मेरे व्हाट्सअप स्टेटस से देखते रहिए। नंबर नहीं हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर पड़े हुए हैं, वहां से आप मुझे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, मैं 100% आपके साथ में, बिना समय व्यर्थ किए केवल और केवल अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए दोस्तों। और कोरोना से बचकर रखिए, मास्क पहन के रखिए और आपस में दूरी बना करके सोशल डिस्टेंस की पालना करते रखिए। ये वो घातक बीमारी है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती है दोस्तों। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।